गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में जो चैप्टर चालू किया था वो था हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज ट्रांसड्यूसर। और ट्रांसड्यूसर में हमने बहुत सारे अलग अलग कुछ चीज़ों को देखा था, जैसे कि ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर है, और इसके अलावा एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के। उसके अलावा हमने ये देखा था कि क्लासिफिकेशन में कि किस प्रकार से ट्रांजैक्शन फॉर्म के अकॉर्डिंगली ट्रांसड्यूसर्स क्लासिफाई किए जाते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसड्यूसर्स किन्हें कहा जाता है, एनालॉग और डिजिटल ट्रांसड्यूसर किन्हें कहा जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर किस तरीके से रिप्लिकेट होते हैं, और एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या होता है, डिजिटल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर क्या होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ ट्रांसड्यूसर, कि क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है जब हम लोग किसी भी प्रकार के ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें भी हम लोग देखा था कि 12-13 पॉइंट्स थे, ठीक है। और जो हमने इसके और इस चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा था वो था हमारा LVDT, दैट इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर को हमने स्टार्ट किया था। इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर जो कि इलेक्ट्रिकल मोशन को हमारा किसी भी प्रकार का लीनियर मोशन को वो किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। सो दिस इज व्हाट LVDT इज ऑल अबाउट। LVDT को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि LVDT क्या है। LVDT से हमने हमने LVDT का कंस्ट्रक्शन देख लिया, हम लोग कंस्ट्रक्शन देखा। लेट्स टेक अ रिवीजन ऑफ दिस LVDT। LVDT का हमने कंस्ट्रक्शन जो देखा था, इस कंस्ट्रक्शन का हम लोग एक फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए ये LVDT का कंस्ट्रक्शन है। इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो किसका बना रहता है, स्टेनलेस स्टील का। ये स्टेनलेस स्टील का क्यों बना रहता है, ये स्टेनलेस स्टील का इस वजह से बना रहता है ताकि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग ये प्रोवाइड कर सके, और उसके कारण से किसी भी प्रकार का हमारा जो डाटा है या जो आउटपुट है वो किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो। इसके बाद हमने देखा था कि इसके बाद हमने ये देखा था कि हम लोग इसमें दो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होते हैं और एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज इक्वल्स टू, दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है ये दोनों सेकेंडरियों के बीच में होता है। और हमारा जो सॉफ्ट आयरन कोर है जो मूवमेंट क्रिएट करता है आर्म के थ्रू, ठीक है, वो मूवेबल सॉफ्ट आयरन कोर जो रहता है वो किसका बना रहता है, निकल आयरन का बना रहता है, और उसमें हाइड्रोजन की अनीलिंग की जाती है, ठीक है। और ये जो है ये लो हार्मोनिक्स और लो नल वोल्टेज और हाई सेंसिटिविटी प्रोवाइड करता है। ये बहुत ही जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये हाई परमिएबिलिटी मटेरियल का हमारा बना होता है, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरीके से हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट गाइस। अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द वर्किंग ऑफ हाउ द LVDT वर्क्स। तो वर्किंग ऑफ LVDT को समझने के लिए हम लोग को उसके लिए इसका एक सर्किट डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्चुअली इसमें दो डायग्राम्स है, मैं दोनों को साइमल्टेनियसली अगल बगल ड्रॉ करूंगा ताकि आप लोगों को उसका एक प्रॉपर व्यू मिल सके। सो देखिए ये हमारा सोर्स है, ठीक है। हमने ये भी कहा बताया था कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है हम लोग उसको क्या देंगे, वी विल प्रोवाइड इट अ एक्सटर्नल AC सोर्स, ठीक है। ये हमारा कोर है, ठीक है, ये उसका आर्म है, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट हमको प्रोवाइड करेगा। ये डिस्प्लेसमेंट जो भी प्रोड्यूस करेगा इसका कोर, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो वाइंडिंग्स है सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग्स, ठीक है, इसमें जो भी चेंजेस आएंगे इसके अकॉर्डिंगली हमारा मेजरमेंट आएगा लीनियर मोशन का कैलकुलेशन। ये हमारा ES1/,
ES1 ES2 बाय ES2, ठीक है। सो ये दोनों हमारे क्या हैं, दिस इज व्हाट, ये क्या है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, वाइंडिंग, और ये दोनों क्या है हमारे, ये और ये दोनों हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। हम लोग इसमें एक्चुअली हम लोग को जब हम लोग चालू करेंगे तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इसका जो वर्किंग है ये 3 पोजीशंस डिफरेंट पोजीशंस में हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फिगर नंबर 1 है, ठीक है। और एक और दूसरा फिगर हम लोग बनाते हैं, देखिए सेम टाइप का है हमारा, ये एसी सोर्स है हमारा। कहाँ हम लोग चेंज कर रहे हैं उसको बस आप थोड़ा सा ध्यान देके रखेंगे तो आपको जो डायग्राम है उसको बनाने में आसानी हो जाएगी गाइस, ठीक है। ये हमारा कोर हो गया, ये उसका आर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग, जो आउटपुट हमको मिलेगा इससे ES1 माइनस ES2 रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी वाइंडिंग अगेन, दिस आर बोथ द सेकेंडरी वाइंडिंग्स, दिस इज कोर एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर इस टाइप से रहेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज AC एक्साइटेशन गाइस। हम लोग ने बोला था कि जो इसका प्राइमरी होता है उसमें AC एक्साइटेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक्साइटेशन, ठीक है। तो हम लोग इसके वर्किंग पे जाएंगे थोड़ा, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये दोनों फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। सो हियर वी आर, सिंस द प्राइमरी वाइंडिंग हमारा किससे कनेक्टेड, अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि हमारे दोनों सेकेंडरीज में क्या होंगे, इंड्यूस होंगे। देखिए ये क्या करेगा, एक अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड हमारा प्रोड्यूस करेगा और इसके कारण से हमारे ये दोनों के दोनों सेकेंडरीज में क्या होगा, ये इंड्यूस होगा। और सिंस हमारा इसका जो आउटपुट वोल्टेज है ES1 है और ये ES2 है, तो सिंस जो हमारा कोर है वो किसमें है, नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है। और ये दोनों किसमें है, सीरीज अपोजिशन पे है, तो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या वैल्यू है, E0 इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2। अब मैंने आपको बताया था कि इसके 3 पोजीशंस देखेंगे हम लोग। सबसे पहला है हमारा नॉर्मल पोजीशन। सो नॉर्मल पोजीशन में स्टूडेंट्स होता क्या है, नॉर्मल पोजीशन में जो हमारा कोर है ये किसमें है, स्टेबल पोजीशन पे है, मतलब हमारा जो कोर है वो अभी अपने जब नल पोजीशन पे है, मतलब इसमें जब कोई भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, कोई भी प्रकार का मूवमेंट नहीं है, तो जो फ्लक्स लिंक करेगा प्राइमरी से सेकेंडरी में वो दोनों में क्या होगा, इक्वल होगा। जब हमारा फ्लक्स इक्वल लिंक होगा, फ्लक्स लिंकेज इन बोथ सेकेंडरीज आर इक्वल, जब ये दोनों इक्वल होंगे देन ES1 is equals to ES2 मीन्स, मतलब दोनों सेकेंडरी में हम लोग को जो EMF इंड्यूस होगा वो भी सेम होंगे,
तो इसका मतलब जो हमारा डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज आएगा इस केस में, आउटपुट वोल्टेज जो आएगा वो क्या हो जाएगा, E0 इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। ये हमारा नल पोजीशन का स्टैंड रहेगा, ठीक है। तो नल पोजीशन के केस में हमारा फ्लक्स लिंकेज जो सेकेंडरी, दोनों सेकेंडरीज में इक्वल होगा, और इक्वल होने के कारण से उनका जो आउटपुट है वो सेम रहेगा, और आउटपुट में सेम होने की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, हम डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जब डिस्प्लेसमेंट मोड में हम लोग चलते हैं। दिस इज व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट मोड। ये हम लोग का नॉर्मल पोजीशन या नल पोजीशन, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है कोर का वो टूवर्ड्स लेफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ जब, देखिए इसमें भी दो कंडीशन आएगी, when the arm is displaced लेफ्ट, जब वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होगा तो सेकेंडरी वन जो है इसमें फ्लक्स लिंकेज विल बी मोर, इसमें फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब ES1 विल बी ग्रेटर देन ES2। तो जो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज होगा इस केस में, डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज हमारा ES-1 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा ES1 माइनस ES2। ये हो जाएगा हमारा जब हमारा डिस्प्लेसमेंट मोड में जो हमारा कोर है वो लेफ्ट की तरफ ज्यादा मूव्ड है, ठीक है। और अगर जब हमारा आर्म इज डिस्प्लेस्ड राइट, जब हमारा आर्म राइट की तरफ मूव करेगा, मतलब देखिए ये अगर ये लेफ्ट है, अगर ये कोर की पोजीशन इस समय थोड़ी सी अगर ये इस डायरेक्शन में है तो दिस इज लेफ्ट, अगर इधर जा रहा है तो राइट, मतलब अगर फ्लक्स लिंकेज हमारा लेफ्ट की ओर जा रहा है तो यहाँ पर इस सेकेंडरी में ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा, और राइट की तरफ जा रहा है तो सेकेंडरी नंबर 2 में ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा। तो उस केस में ES2 जो ES2 का जो मान है वो ES1 के मान से हमेशा ज्यादा हो जाएगा, और ES डबल डैश जो हो जाएगा ये हो जाएगा ES2 माइनस ES1। ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट मोड का वैल्यू। और ये जो दोनों ES डैश एंड ES डबल डैश जो होंगे ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे एक दूसरे से, और ऐसे हमारा डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा वो लेफ्ट की तरफ जब मूव करेगा उतना ज्यादा हमारा सेकेंडरी वन जो है EMF उतना ज्यादा होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा वो राइट की तरफ मूव करेगा उतना ज्यादा हमारा ES डबल डैश की वैल्यू आएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्किंग ऑफ what our this is the working of the LVDT, ठीक है। LVDT में हमारा वर्किंग इतना ही है। तो इसमें हमको एक चीज नोट करने वाली है
कि द अमाउंट ऑफ वोल्टेज चेंज इन ईदर सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट ऑफ द कोर। मतलब दोनों कोर में ये कोर का जो मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग्स में वोल्टेज का चेंज होगा और वही इंडिकेशन देगा हमारा कि लीनियर मोशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वर्किंग ऑफ द LVDT। अब अच्छा, इस LVDT को एक बार फिर से आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या हमने अभी तक स्टडी किया है इसके वर्किंग में। तो हमने वर्किंग ऑफ LVDT में देखा कि देखिए हमने प्राइमरी वाइंडिंग दोनों फिगर्स को देखिए, फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 1 में और फिगर नंबर 2 में दोनों में हमने प्राइमरी वाइंडिंग को AC एक्साइटेशन दे दिया है। इससे क्या होगा, एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। ये जो फ्लक्स होगा ये दोनों सेकेंडरी से लिंक होगा और इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो लीनियर मोशन है अगर होता है तो उसमें जो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज है जो हमारा E0 इज इक्वल्स टू ES1 माइनस ES2 रहेगा, इसमें जो वैल्यू की वैल्यूएशन आएगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा कितना लीनियर मोशन है वो हमको आउटपुट के तौर पे मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि नल पोजीशन मोड में, नॉर्मल पोजीशन मोड में जब हमारा कोर थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है उस केस में जो सेकेंडरी लिंकेजेस हैं, सेकेंडरी फ्लक्स लिंकेजेस जो हैं वो दोनों ही वाइंडिंग्स में बराबर हैं, जिसके कारण से हमारा जो आउटपुट डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। जीरो आती है जिसके कारण से हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा जीरो रहेगा और कोई भी रीडिंग हमको हमारा जो ये LVDT है वो नहीं बताएगा। तो जैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट मोड में आते हैं, जैसे ही हमारा कोर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, दैट मीन्स जो हमारा सेकेंडरी 1 है उसमें फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होंगे और सेकेंडरी 2 में फ्लक्स लिंकेज कम होंगे। सेकेंडरी 2 में फ्लक्स लिंकेज कम होंगे, उसके कारण से जो हमारा डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज आएगा डिस्प्लेसमेंट मोड 1 में वो क्या होगा, ES डैश बराबर ES1 माइनस ES2। और जब हमारा सेकेंडरी लिंकेज 2 में जब कोर जो है हमारा राइट की तरफ मूव करेगा तो उस समय जो सेकेंडरी लिंकेजेस होंगे सेकेंडरी 2 में वो ज्यादा होंगे प्राइमरी से, सेकेंडरी नंबर 1 से, जिसके कारण से जो डिफरेंशियल आउटपुट मतलब इस समय जो फ्लक्स लिंकेज के कारण से हमारा जो EMF होगा, जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब ES2 की वैल्यू ES1 से ज्यादा होगी, जिसके कारण से आउटपुट जो है हमारा ES2 माइनस ES1 हो जाएगा। और हम देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों ES डैश और ES डैश 2 ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री इसमें होते हैं, ये लोग आउट ऑफ फेस होते हैं और इससे ही हमको इंडिकेशन मिलता है कि हमारा लीनियर मोशन कितना हो गया है। सो होप कि ये पूरा का पूरा वर्किंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो लेट्स टेक द एडवांटेजेस ऑफ LVDT। ठीक है, तो जो पहला एडवांटेज है LVDT का वो है हमारा कि इट इज द मोस्टली वाइडली यूज्ड इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर नोन। ठीक है, अभी तक का जो सबसे ज्यादा यूज्ड मतलब वाइडली यूज्ड ट्रांसड्यूसर है। क्यों ये वाइडली यूज्ड ट्रांसड्यूसर है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेंज। इसका जो रेंज है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब 1.25 mm से लेके ये इसका जो है वैल्यू वो 250 mm तक के रेंज को ये कैलकुलेट कर सकता है। जो दूसरा इसका एडवांटेज है वो है फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, ये इसका क्या है दूसरा, कि मतलब इट इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। ठीक है, ये इसका वन ऑफ द मेजर एडवांटेज है। बिकॉज अगर फ्रिक्शन होता है तो वियर एंड टियर आता है, वियर एंड टियर से क्या होता है हमारा जो
आउटपुट है उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। और डिफरेंस आने का जो जो हम लोग एक मशीन से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिले, वो हमको नहीं मिल पाता है। नाउ जो नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है वो है इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स। देखिए हमने देखा था कि इसमें इम्यूनिटी फ्रॉम एक्सटर्नल इफेक्ट्स हमने देखा था गाइस कि हमारा जो एलवीडीटी है इसमें कि एक स्टेनलेस स्टील का कवर होता है। किसका कवर होता है? स्टेनलेस स्टील की कवरिंग होती है, जो कि इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से क्या करता है? बचाता है। इसके बचाने से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है या स्टैटिक फील्ड है आउटसाइड दी एलवीडीटी, तो वो इस एलवीडीटी के आसपास अगर कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो वो इसको क्या ना कर सके? डाइवर्ज मत कर सके, इसके कारण से किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो इन सब चीजों से ये क्या करता है? इम्यून करके रखता है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। जो नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है हाई इनपुट एंड हाई सेंसिटिविटी। इसका जो इनपुट है वो है बहुत हाई और इसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ही ज्यादा हाई होती है। इसी कारण से एलवीडीटी इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर इन ऑल ओवर द मेजरमेंट सिस्टम। जो नेक्स्ट है हमारा वो है इसकी रगडनेस, मतलब ये बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ है। ठीक है, रफ एंड टफ है ये। ठीक है, सो दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एडवांटेज ऑफ एलवीडीटी। नेक्स्ट जो एडवांटेज है हमारा वो है लो हिस्टेरिसिस। देखिए हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में पढ़े और हिस्टेरिसिस लॉस हमारा कितना ज्यादा इफेक्ट करता है मटेरियल के ऊपर हमने ये भी देखा है, कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर और हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर। तो हिस्टेरिसिस लॉस अगर लो रहेगा, लो हिस्टेरिसिस लॉस होगा तो उतना अच्छा हमारा, उतना सेंसिटिव और उतना यूनिफॉर्म हमारा मशीन होगा या डिवाइस होगा। तो दिस इज दी one of the most important advantage of this LVDT। next advantage है हमारा low power consumption। so इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसका जो पावर कंजम्पशन है बहुत कम है, मतलब लेस देन 1 वाट इसका हमारा पावर कंजम्पशन है। ये इसकी सबसे बड़ी इस वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ दिस एलवीडीटी कि इसका जो हमारा इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 1 वाट से भी कम है। तो एक बार फिर से हम लोग एडवांटेजेस पे नजर डाल रहे थे। तो पहला एडवांटेज है कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड है बिकॉज ऑफ हाई रेंज। इसका रेंज बहुत हाई होता है 1.25 mm से 250 mm तक। दूसरा इसका ये इट इज फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन एंड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। तीसरा ये एक्सटर्नल इफेक्ट से इम्यून करके रखता है वैल्यू को। ये इसका इनपुट हाई होता है और इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि इसका जो ये रफ एंड टफ होता है, इसकी रगडनेस बहुत अच्छी होती है, इसमें लो हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं और लास्ट है कि इसका पावर कंजम्पशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लो होता है। तो स्टूडेंट्स दिस वाज द एडवांटेज ऑफ द एलवीडीटी। अब देखिए एडवांटेज के साथ कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही, हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी। देखिए हमको हर चीज की परख अगर करनी है तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को बहुत
ध्यान से देखना होगा। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका, या कि इसके जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं और रिलेटिवली लार्ज डिस्प्लेसमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर लार्ज डिफरेंशियल आउटपुट। मतलब अगर हम लोग को लार्ज डिफरेंशियल आउटपुट अगर चाहिए, डिफरेंशियल आउटपुट अगर हमको चाहिए, आउटपुट फॉर लार्ज डिफरेंशियल आउटपुट, वी नीड टू हैव लार्ज डिस्प्लेसमेंट। मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा होना चाहिए अगर हम लोग को डिफरेंशियल आउटपुट ज्यादा चाहिए तो। दूसरा, ये लोग स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए कारण से सेंसिटिव होते हैं। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड्स जो यूजफुल नहीं होती है, उनको ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, अगर शील्डिंग नहीं होगा, लेकिन अगर चूंकि हम लोग इसी कारण से स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, दैट्स वाई हम लोग इसकी स्टेनलेस स्टील से क्या करते हैं, स्टेनलेस स्टील से शील्डिंग करते हैं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा, वो है हमारा कि हायर वाइब्रेशन से, ड्यू टू हायर वाइब्रेशंस sometimes results gets affected। ठीक है, इसके कारण से रिजल्ट जो है हमारा अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, चौथा है हमारा कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर। मतलब हमारा जो इसका टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ये परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसड्यूसर का। मतलब अगर देखिए, अगर ट्रांसड्यूसर को हाई टेम्परेचर में डाल कर लिए, या अगर हम लोग इसका टेम्परेचर जो है उस या बहुत लो हो गया, तो उसके कारण से भी हमारा जो रीडिंग है या जो वैल्यू है उसमें भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आ सकती है। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ट्रांसड्यूसर। पांचवा है हमारा, अच्छा इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। हाउ टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऑफ टेम्परेचर इन एलवीडीटी। सो इसका हम लोग को करना पड़ेगा कि यूज ऑफ मैग्नीन वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर टेम्परेचर के इफेक्ट को हमको रिड्यूस करना है तो, इंस्टेड ऑफ कॉपर वायर। हम लोग कॉपर वायर जो इस्तेमाल करते हैं उसको रिड्यूस करके, यूज ना करके, हम लोग किसका यूज करें, मैग्नीन वायर का इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ट्रांसड्यूसर के ऊपर उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और जो लास्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है वो है कि हम लोग द रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सेलेक्टेड टू ऑपरेट एन एसी सिग्नल और डिमोडुलेटर नेटवर्क मस्ट बी यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू डीसी सिग्नल। मतलब जो रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा, रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट must be selected to operate on AC signal or demodulator must be used to convert into DC signal।
क्या रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट को ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए ताकि एसी सिग्नल से ऑपरेट हो सके, या तो हम लोग को डीमॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उस एसी सिग्नल को हम लोग किसमें बदल सकें, डीसी सिग्नल में बदल सकें। सो दिस इज दी disadvantages, advantages and the working of the LVDT. होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। Before starting the next transducer, we will also get the revision of the LVDT. बट इसके बाद जो ट्रांसड्यूसर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारा स्ट्रेन गेज, जिसमें हम लोग का बहुत कुछ कैलकुलेशन बेस्ड रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड, और इफ अगर किसी प्रकार का डाउट आप लोगों को आता है तो प्लीज you can contact me during the tutorial classes. ठीक है, so till then, thank you everyone.